हेलो एंड वेलकम टू आईबी टीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ हैं जेपी सेठी सर और अनुज गुप्ता जी। नमस्ते अनुज जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नमस्कार जी प्रिया जी, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार अनुज सर। जी। तो अनुज जी, अपने बारे में बताइए। आपने हाल ही में अपना स्टार्टअप शुरू किया है, तो उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो दीजिए। देखिए, हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रिसर्च एडवाइजरी और वेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम्म। किस तरीके से एक रिसर्च होना चाहिए, किस तरीके से वेल्थ जो है इंक्रीज होना चाहिए। जी। और देखिए, पहले टाइम में बहुत कम एवेन्यूज थे मार्केट में हम्म। वेल्थ क्रिएशन के लिए। आज के टाइम में बहुत सारे एवेन्यूज हैं। कुछ एवेन्यूज ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर है, कुछ एवेन्यू ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर है। और जी। सभी के अंदर कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन होती है। जैसे हम्म। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो आपके पास इक्विटी मार्केट है जहां पर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्ट या इनडायरेक्टली या स्टॉक मार्केट के थ्रू आप पैसा लगा के एसआईपी के थ्रू पैसा बना सकते हैं। हम्म। उसके अलावा गोल्ड है जिसमें आप पैसा लगा सकते हम्म। हैं। उसके हम्म। अलावा अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो फॉरेक्स मार्केट है, या उसके बाद देखें तो क्रिप्टो करेंसी है, हम्म। बिटकॉइंस है, जहां पर काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन पिछले करीबन 15 सालों में देखने को मिली है। मगर हम्म। कहीं भी अगर हम देखें तो आज के टाइम में लोग अभी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को अपने रखते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा हम्म। रिस्क कम लेना चाहते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और अपने जी। पोर्टफोलियो अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म। आज के टाइम में मार्केट इतना बड़ा है, इतना अनसर्टिनिटी वाला मार्केट है कि आपको अपने प्रोडक्ट को अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो हम्म। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइवर्सिफिकेशन के साथ अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक हेज करने का एबिलिटी आती है, और आप अपने जो पोर्टफोलियो उसको आप संभाल सकते हैं। पहले सिर्फ हम्म। लोग एफडी या पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते थे, फिर इक्विटी मार्केट आई। इक्विटी में हमने देखा बीच में जब जब भी बड़े क्रैश आते थे तो लोगों का हम्म। पोर्टफोलियो साफ हो जाता था। जी। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे लोग डाइवर्सिफाई हुए गोल्ड को लेके, जहाँ पे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो संभालना चालू किया। बट अभी भी आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, लोग सिर्फ पैसा डाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम्म। हमने देखा कि फॉरेक्स मार्केट आई, देन उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो बिटकॉइंस है वो मार्केट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। तो लोग अभी भी उससे नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस कि आप किस तरीके से हम्म। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस आप जो ग्लोबल प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस तरीके से उसको मिक्स करके अपने हम्म। पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम वेल्थ क्रिएशन का काम करेंगे, वेल्थ जनरेशन का काम करेंगे। लोगों को एडवाइस करेंगे कि आप किस किस प्रोडक्ट में कब का पैसा लगाएं, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म में उनका वेल्थ क्रिएशन होता हुआ दिखाई दे। जी। एक आ, एक बात मैं यहाँ कहूँगा हम्म। आपको अनुज जी। ये नेस्ले में जो टेक्निकल स्टॉक्स हैं बड़े ऊपर जाते हैं, अभी वीडियो करके एक है, तो उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी कुछ बताइएगा हमें। सीधे कौन सा कह रहे हैं आप? नेस्ले में हमें इन्वेस्ट करना है, अगर अच्छे स्टॉक में फॉरेन के स्टॉक लेने हैं तो उसका क्या तरीका है। एक तो मोतीलाल देखिए, ओसवाल का फंड है, एक कोटक का है, तो इनमें से कैसे करना है और क्या करना है, और मैं क्या डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद में, वहां पर आप कर सकते हैं। तो इसका मैं कैसे ऑपरेशन भी थोड़ा बताइएगा। देखिए ग्लोबल मार्केट में आजकल कई ब्रोकर हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग को प्रमोट करते हैं। हम देखें देखें तो करीबन 50 से 60 स्टॉक ऐसे हैं, ग्लोबल स्टॉक्स जो बहुत रिनोन्ड है। जैसे हम बात करें एप्पल की, नेटफ्लिक्स की, या अगर हम बात करें टेस्ला की, या हम बात करें मेटा की या माइक्रोसॉफ्ट की, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रिनोन्ड हैं। और आज के टाइम में देखें तो इंडियन ब्रोकर्स, मैक्सिमम सभी ब्रोकर ग्लोबल इन्वेस्टिंग को प्रमोट करते हैं। तो अगर आज के टाइम में बहुत इजी हो गया है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में किसी ब्रोकर के थ्रू आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। तो अगर किसी को ग्लोबल स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए इंडियन मार्केट में कई बार मोमेंटम नहीं आता। हम्म। होता है कि उसको लग रहा है कि इंटरनेशनल स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि एप्पल में, टेस्ला में। टेस्ला अब अपने जैसे सारी जगह अपने इंडिया के अंदर अपनी शोरूम्स ओपन कर रहा है, तो उसमें काफी उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो टेस्ला हो गया आपका, एप्पल हो गया, देन नेटफ्लिक्स हो गया, देन अमेजोन हो गया, देन आपका कहीं ना कहीं आप देखिए कि अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया। ये स्टॉक ऐसे हैं जिसमें लोग पैसा लगाना चाहते हैं, जो लोग रिनोन्ड है, जो लोगों को पता भी है। हम्म। बट पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। बट आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग के थ्रू आप जिस भी ब्रोकर के पास आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उसके थ्रू आप अपनी ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप जो टॉप 5, जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत इजी हो गया है। हालांकि आप ग्लोबल फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं कर सकते, बट वहां के जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। तो वहां पर भी पैसा मैंने देखिए लगाना मैंने बहुत इजी हो गया, सेफ हो गया है। तो मैक्सिमम ब्रोकर अब
आज के टाइम में जो इंडियन ब्रोकर हैं सभी ग्लोबल इन्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल इन्वेस्टिंग को भी रखना चाहिए, क्योंकि आज देखिए, आज के टाइम में हम देख रहे हैं जैसे ट्रम्प साहब अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, तो अगर यूएस की इकोनॉमी ग्रो होती है तो सबसे पहले आपकी यूएस के स्टॉक चलना चालू होंगे, चाइना के स्टॉक चलना चालू होंगे। इवन बहुत सारे ऐसे ईटीएफ्स हैं जो ग्लोबल सपोर्ट करते हैं, जैसे अगर आप देखें नेस्डेक का ईटीएफ है, आप चाइना का ईटीएफ है, तो उनको आप ईटीएफ के थ्रू भी ले सकते हैं, क्योंकि वो ईटीएफ के थ्रू पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लगता है। तो या तो आप डायरेक्ट स्टॉक ले सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेशनल मार्केट के ईटीएफ भी ले सकते हैं, जिसमें आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग के थ्रू अपने पोर्टफोलियो में उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम मोतीलाल के यहाँ जाएंगे तो उसने अपने हिसाब से नेटफ्लिक्स बनाया हुआ है कि नेटफ्लिक्स की हो सकता है वो कंपनी उसमें नहीं हो जो आपको चाहिए। एक वो चीज़ है इनकी दिक्कत जो है, और उनके एक दो फंड ही हैं। यस। दूसरा अगर आप जाएंगे इसमें कोटक में, तो कोटक क्या करता है, नेस्डेक का फंड ऑफ द फंड्स में डालता है। फंड ऑफ हम्म। द फंड्स में क्या है, डबल ब्रोकरेज पड़ती है आपको। पहले तो फंड जो ब्रोकरेज देके स्टॉक खरीदता है उसने दी, फिर आपने उसका फंड खरीदा उसको दी, तो दो टाइम ब्रोकरेज हो गई आपकी। तो ये कई दिक्कतें हैं, ज़्यादा लोग अभी तक आए नहीं है नेस्डेक में। और जैसे वहाँ वालों को क्या है, अभी अमेरिका वाले को अगर डाइवर्स डेरिवेटिव में करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो निफ्टी ले सकता है। यस। हमारे पास ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट नेट नहीं ले सकते। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, मेरे को नहीं मिला। तो मैंने पूछूं आपसे क्या है इसका, और ये जो इंडिविजुअल ब्रोकर दे रहे हैं उसमें कितना ब्रोकरेज लगा रहे हैं, और क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे क्या फ़ायदा होता है, ये एडवाइस बराबर आती है कि नहीं आती है। आप बात करने वाले तो बड़ी खुशी की बात है, तो आप तो और जानकारी मिल सकती है हमें। देखिए, मेरे ख्याल से सिटी साहब, ग्लोबल इन्वेस्टिंग के थ्रू आप डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। उसमें ब्रोकरेज भी कम लगता है, सिंगल टाइम ही ब्रोकरेज लगता है उसमें। जब आप बाय करेंगे तब लगेगा, जब आप सेल करेंगे तब लगेगा, क्योंकि वहां पे ब्रोकरेज स्लैब सेम है। राइट। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर वो डबल ब्रोकरेज चार्ज करते हो, बट अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक परचेज करेंगे तो वहां पर आपकी ब्रोकरेज एज कंपेयर कम लगेगा। तो जिनको और डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू लूंगा ना सर, डायरेक्ट कैसे ले सकता हूँ मैं, डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू यहाँ बॉम्बे में नहीं ले सकते, बॉम्बे के डायरेक्ट, तो वहाँ के कैसे डायरेक्ट लूंगा। नहीं, सारे ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग। आप 50 जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो उसके क्या रेट्स वगैरह हैं वो पूछेंगे हम आपसे, बताइएगा बाद में। जी जी जी। अनुज जी, बाजार जो है वो लगातार आज चौथा दिन है ग्रीन में नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत ऊपर है, बट इट इज इन ग्रीन, गिरावट नहीं देखी है। निफ्टी हैज क्रॉस 25,000 इस वक्त, इट्स Yes. ऑलमोस्ट नून टाइम। निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर है, 25,120। सेंसेक्स 300 पॉइंट के करीब ऊपर है, 82,130। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक एंड इटर्नल। टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, लार्सन, रिलायंस, भारत इलेक्ट। टॉप फाइव लूजर्स: कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एचयूएल, पावर ग्रिड कॉर्प और नेस्ले है। तो अनुज जी, व्हाट वुड यू से अबाउट द मार्केट के आज फोर्थ डे इन अ रो हमने मार्केट को ग्रीन में देखा। इज द ट्रेंड चेंजिंग या फिर ये सिर्फ एक फेज है? देखिए, मार्केट में पिछले 15 अगस्त के बाद से बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं। हम्म। जैसे कि डेफिनेटली माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो स्पीच थी उससे हम्म। काफी मार्केट को बूस्ट मिला। उसके बाद हमने देखा कि चाइना के साथ भी कुछ हम्म। टर्म्स कंडीशन साइन हुई हैं, जो जी। कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं इंडिया को लेके। तो मुझे हम्म। लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। थर्ड पॉइंट की, रशिया भी अब इंडिया को और डिस्काउंट रेट पर क्रूड देना की बात कर रहा है, और हम्म। इवन दे ही इज प्लानिंग टू ओपन सम रिफाइनरी इन इंडिया। तो वो कुछ इंडिया में अगर रिफाइनरी ओपन करने की बात कर रहे हैं, जिससे हम्म। कि इंडिया आगे चलकर क्रूड एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि क्रूड को लेके जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए थे वो ऑलरेडी नलीफाई होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके टैरिफ के बाद जो डिस्कशंस हुए हैं चाइना के साथ या रशिया के हम्म। साथ, वो हम्म। काफी पॉजिटिव रहे हैं। और लग रहा है कि आगे भी कुछ पॉजिटिविटी रहेगी। इवन ट्रम्प साहब की, पुतिन की और जेलेंस्की की जो मीटिंग हुई है उससे वॉर खत्म होने का डिस्कशन सामने आ रहा है, जिससे पूरे ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। हम्म। जिसकी वजह से हमने देखा है कि पूरा ही ग्लोबल मार्केट, चाहे आपका निफ्टी हो या आपका डाउ जोन्स हो, सभी के अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। तो ग्लोबल क्यूज जो है पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमने पूरे ही मनी मार्केट के अंदर एक मनी पंप होता हुआ दिखा है। क्योंकि हम्म। अगर इंटरेस्ट रेट कट होने की आशंका आती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में मनी पंप होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं
तो चाहे वो सेंट्रल बैंक्स करें या फिर फेडरल बैंक करें, एफओएमसी करे, तो अगर कोई भी सेंट्रल बैंक मनी इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो उससे काफी हद तक मनी जो है मार्केट में आती हुई दिखाई देगी, उससे मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों में मार्केट का जो ट्रेंड था वो हम्म। बिल्कुल चेंज होता हुआ दिखाई दिया है, और एक जी। रिकवरी की तरफ हम आते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। तो अभी कौन सा सेक्टर आपको सबसे अच्छा लग रहा है? देखिए, अगर हम बात करें सेक्टर की, तो यहाँ पे 2-3 सेक्टर है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो है पहले, सबसे पहले डिफेंस सेक्टर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार डिफेंस की ओर अग्रसर है, नॉट ओनली इंडिया, अगर आप देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड, क्योंकि जो ये पिछले 5-6 साल गए हैं इसमें हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ वॉर हुई है, चाहे वो इंडिया में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसराइल हमास वॉर हो, यूक्रेन के अंदर वॉर है, या फिर इजिप्ट इसराइल की हमने वॉर देखी है, तो कहीं ना कहीं सभी नेशंस में कुछ ना कुछ वॉर होती हुई दिखाई दी है। तो अब ये मान लिया गया है कि जो आगे अनसर्टेनिटी का माहौल है, वो केवल वॉर जो है वेपन्स के बेस पे ही जीता जा सकता है। तो हमने देखा है कि सभी कंट्रीज अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हुई दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारा पैसा जो है डिफेंस सेक्टर के ऊपर पंप कर रही है, और इंडिया भी उनमें से एक है जो कि अब डिफेंस सेक्टर को और स्ट्रांगली बनाती हुई दिख रही है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिया का डिफेंस सेक्टर एज कंपेयर 2010 और 2005 के बहुत स्ट्रांगली ग्रो किया है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि डिफेंस सेक्टर जो है वो आगे भी ग्रो करेगा, और नए नए वहां पे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली हमने देखा एचएएल को करीबन 97 जेट्स का ऑर्डर मिला है, जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिफेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम जो है वो लंबी अवधि तक आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ आती है, तो मेटल सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जो भी माल बनेगा, वो माल बनाने के लिए आपको मेटल की डिमांड की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेटल सेक्टर भी मुझे लगता है कि उसके साथ साथ ग्रो करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर किसी को लॉन्ग टर्म अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, तो मेटल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, दोनों ही सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए, मीन्स अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 से 10 साल की बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ्यूचर है इनका, और यहाँ पे एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी डिफेंस सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है आपके हिसाब से? मेटल और डिफेंस में कौन सी कंपनी को आप बात कर देखिए, कर रहे मेटल हैं? सेक्टर अगर हम डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर एचएएल है, मस्डाउड डॉकयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड है, बीएचईएल है। ये कंपनी ऐसी है जहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा एक मिधानी करके है, जिसमें बहुत अच्छा खासा मेरे को लगता है कि मोमेंटम जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर मेटल में आप देखेंगे तो वेदांता है, उसके बाद आपकी हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक है, नैल्को है, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, हम जेएसडब्ल्यू स्टील है, जहां पर अच्छी खासी डिमांड जो है मेटल्स की पड़ सकती है। तो काफी रिनोन्ड स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि अगर एक लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया जाए तो अच्छी वेल्थ वहां पे क्रिएट हो सकती है। यहाँ एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि डिफेंस सेक्टर में आपकी जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा आप रखते हैं अरेंजमेंट। अगर समझो युद्ध होगा तो आपका एक गोली चलनी है तो आपको 1000 गोली स्टॉक में रखनी पड़ेगी। यस। तो कितना बड़ा होगा उसका कोई साइजिंग नहीं होता है, उसके लिए बहुत बड़ा बजट आ जाता है। तो उससे ग्रोथ काफी हो सकती है। भारतवर्ष को बंदूक की गोलियां बनाने का ऑर्डर मिला है, यस। फोर्जिंग कंपनियों को भी अच्छा हो सकता है। तो ये आपने अच्छा बताया डिफेंस सेक्टर के बारे में। देखिए, डिफेंस सेक्टर का क्या है कि अगर वॉर नहीं हो रही है तो लगता है कि एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, बट जब वॉर होती है ना, तो सर बेहिसाब हमने देखा है कि बेहिसाब ड्रोन चलते हैं, बेहिसाब गोलियां चलती हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। तो वो लिमिट होनी भी नहीं चाहिए कि अगर सामने कोई भी वॉर होती है तो ऐसा नहीं हो कि हमारे पास वेपन खत्म हो जाए। तो उसके लिए बेहिसाब इन्वेस्टमेंट लगता है, और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए मैंने इसको ये बोला कि शॉर्ट टर्म नहीं है। ये आप अगर 5 से 10 साल मान के चलेंगे तो आपको उसके रिजल्ट दिखाई देंगे, और काफी अच्छी वेल्थ मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बन सकती है। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टिप्पणी करें आपकी। ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने जो किया तो उसमें एग्जैक्ट बताया कि हमने वेस्ट नहीं किया कुछ, यस। हमारे सारे ठिकानों पे निशाने सब सब चीज परफेक्ट थी। तो वो एक अच्छी बात होगी, वो हमारा प्रेजेंटेशन हो गया पूरे वर्ल्ड को, किसी को हमसे कुछ खरीदना है तो ले सकता है वो। देखिए, ये पूरा इंडिकेट करता है, इतना देखिए, इतना तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उस टाइम पे कि इंडिया के पास इतने सक्षम है। ये ऑपरेशन सिंदूर देखकर हमें भी विश्वास हो गया कि हमारे हम्म। पास अब ऐसे वेपन्स हैं जो कि बिल्कुल टारगेट पे हिट करते हैं, कोई भी वेस्ट नहीं जा रहा है। तो हम्म। एक एक मिसाइल का उन्होंने, एक एक ड्रोन का उन्होंने पूरा हिसाब दिया कि किस किस पॉइंट को उन्होंने टच किया। तो ये इंडिकेट करता है कि टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे बढ़ गए हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं बाकी नेशंस पे, कि बाकी नेशंस जो है वो जिस तरीके से इंडिया के पास आ रहे हैं,
चाहे वो चाइना को हो, चाहे वो रशिया को लेकर हो, सभी देश जो है चाइना इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए आ रहे हैं और इंडिया से टेक्नोलॉजी को बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए कि जो टेक्नोलॉजी ड्रीवन अगर आप डिफेंस सिस्टम अगर आपको चाहिए तो आपको इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरा सेक्टर आपने बताया मेटल या और कुछ? दूसरा सेक्टर जो आप बता और रहे कौन हैं? सा सेक्टर आप और बताएंगे? देखिए, देखिए उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है जहां पर हम काफी अच्छी ग्रोथ डिमांड देख रहे हैं। देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, चाहे वो आपका कोल को लेकर हो, चाहे वो आपको विंड पावर को लेकर हो। और इसमें हम देख रहे हैं कि सरकार काफी हद तक इस पर पूरा जोर देती हुई दिख रही है। पहले हमारी इकोनॉमी, मुझे ध्यान है अगर आप आज से 20 साल पहले देखेंगे तो हमारी पूरी जो इकोनॉमी थी वो पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंड थी। बट आज हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अब ईवी के ऊपर शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। आप देखेंगे कि हमारा जो ईवी सेक्टर है वो यहाँ पर बहुत ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इवन अब अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं ऐसी ऐसी स्टेट्स हैं जो पूरी की पूरी अब सोलर के ऊपर आती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी पूरा फोकस आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके अंदर सोलर प्लांट्स, आपकी विंड पावर या आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज है वहां पर काफी अच्छे पोटेंशियल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो आपकी ईवीज हैं, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे कि जो पेट्रोल डीजल था वो गाड़ियां काफी यूज हो रही थी, बट आज के टाइम में सभी लोग ईवी को पसंद करने लगे। और ईवी पसंद करने के पीछे रीजन ये है कि जो कंपनीज हैं अब उनके जो सर्विस स्टेशन है, जो ईवी रिचार्ज स्टेशन है वो अब काफी जगह दिखने लगे हैं। जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, हर एक पेट्रोल पंप पे आपको ईवी का स्टेशन दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ आपका ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है वो मुझे लगता है कि एक ऑप्शन हो सकता है जो कि आने वाले 10 सालों में आपको एक अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई देगा। और नो डाउट कि अब अगर हम व्हीकल के सेगमेंट में एक सक्सेसफुल जो जो डेवलपमेंट है वो कर पाते हैं तो हो सकता है कि हम अपनी इकोनॉमी को, चाहे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को लेकर हो, चाहे वो बड़ी बड़े इंडस्ट्रीज को लेकर हो, वो भी ईवी पे शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि हमारी जो फ्यूल कंजम्पशन है, जो हमारी डिपेंडेंसी है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो हमारी कम होती हुई दिखाई देगी। जिससे कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पर मैनेज होता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी कौन कौन सी हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए इसमें अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल के अंदर टाटा पावर है, आपकी अदानी ग्रीन है, और अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो टाटा मोटर्स है, हुंडई है, इसके बाद टीवीएस मोटर है जो कि इस पे भी काम कर रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर रहेगी डेफिनेटली। अदानी पावर, अदानी ग्रीन, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर काफी अच्छा ग्रो कर रही हैं और काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ओला है, बजाज ऑटो है, वो भी आप कंसिडर करेंगे? यस ओला। बिल्कुल, बजाज ऑटो भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि थ्री व्हीलर सेगमेंट में आप देखिए आज के टाइम में जितने भी मैक्सिमम थ्री व्हीलर्स हैं सभी अब सीएनजी बेस पर आ गए हैं। और हम देख रहे हैं धीरे धीरे जितने भी थ्री व्हीलर्स हैं वो अब ईवी के फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। तो और जितने भी स्कूटर्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, वो भी ईवी के फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं बजाज ऑटो भी यहाँ पर अब शामिल होता हुआ दिख रहा है और अपनी रेस को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। और हीरो वाला तो अपना अलग से ही बना रहा है सेटअप, उसका फॉरेन वाला पार्टनर आके यहाँ बना रहा है। देखिए अब तो आपने बाइक्स भी फार्मा आने क्यों नहीं लगी हैं। चुना दो सेक्टर्स में? आपने दो देखिए सेक्टर बाइक्स बताया, भी इसमें अब फार्मा नहीं चुना? वो मुझे देखिए डाउट बाइक भी आने लगी हैं और हीरो यहाँ पर काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू व्हीलर सेगमेंट में। उसका कुछ कोर्ट का केस वेस था, बस उसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया 2 साल पहले। तो अभी फार्मा सेक्टर आपने क्यों नहीं लिया दो सेक्टर्स में, टॉप सेक्टर्स में जो सेलेक्ट कर रहे हैं? देखिए फार्मा सेक्टर इसलिए लिया क्योंकि फार्मा जनरली हम कॉन्ट्रा मानते हैं फार्मा को। हालांकि अभी ट्रम्प साहब की तरफ से जो 200% ड्यूटी लगाई गई है उससे काफी हद तक हमने फार्मा सेक्टर पे इम्पैक्ट आते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर थोड़ा सा स्लो सेक्टर है। हालांकि पिछले करीबन 1 या 1.5 महीने में काफी वॉलिटिलिटी हमने देखी है। बट मुझे लगता है कि ये सेक्टर एज अ कॉन्ट्रा बैट हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता नहीं कि ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि फार्मा हम बहुत काफी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। और अगर ये टैरिफ वाला मामला इसमें लगता है, लग रहा है ऑलरेडी, तो थोड़ा हिट हो सकता है इसमें। तो मुझे लगता है कि इसको मैं सेकंड लेवल पे रखना चाहूंगा, क्योंकि एग्रेसिव इसमें मेरा कमेंट नहीं है कोई भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फार्मा में आप एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप इसको जरूर चुन सकते हैं, स्मॉल ट्रेडिंग हैबिट के लिए आप चुन सकते हैं बहुत छोटी अवधि के लिए। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। जी जी। जी। अब तो अनुज जी आपने सेक्टर्स जो बताए वो आपने कहा डिफेंस सेक्टर, यू सेड ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये आप रेकमेंड कर रहे हैं। अनुज जी एक आखिरी सवाल,
कल जो है जैक्सन होल मीटिंग है यूएसए में। यस। और कहा जा रहा है कि मिस्टर पॉवेल जो है वो शायद इंडिकेट करेंगे कि रेट कट होगा या नहीं बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ है उनका और लेबर मार्केट भी वीक नजर आ रहा है। इसके आउटकम से जो भी मीटिंग का आउटकम होता है उससे मार्केट सेंटिमेंट डेफिनेटली चेंज होगा। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस मीटिंग टुमारो? देखिए बिल्कुल प्रिया जी, यूएस के डेटा पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं। हमने देखा है यूएस का इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दिया है। यूएस की जॉब डेटा भी अब ठीक ठीक आने लगे हैं धीरे धीरे। जो उनकी इकोनॉमी में जो सिचुएशंस थी वो थोड़ी सी हैंडल होने लगी हैं। जो उनकी पी स्टॉक थी वो यहाँ पर अब दिख रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हम यूएस इकोनॉमी में देख रहे हैं। और अगर यूएस इकोनॉमी में सब कुछ सही होगा, थोड़ा सा भी ठीक होता है, तो वो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। और कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब दबाव भी बना रहे हैं पोवेल के ऊपर कि वो इंटरेस्ट रेट को कट करते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद कोई अनाउंसमेंट आ सकती है इंटरेस्ट रेट को लेके। और अक्टूबर की मीटिंग में हमें लगता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी करीबन 94% बढ़ गई है। तो लग रहा है कि अगली एफओएमसी की मीटिंग में कुछ ना कुछ कट आता हुआ दिखाई देगा। और ये अगर कट आता है मार्केट में तो उससे काफी हद तक मार्केट को अगेन सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस जैक्सन होल मीटिंग में पोवेल साहब जरूर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के बारे में भी जरूर डिस्कशन करते हुए दिखाई देंगे और अपना एक स्टेटमेंट देंगे कि वो कितनी बार इंटरेस्ट रेट कट करने की सोच रहे हैं। अभी तक हम देखें तो केवल उन्होंने ये बोला कि 2 बार वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। बट जो करंट डेटा है, जो करंट सिचुएशन है, उसको देखते हुए हो सकता है वो 3 से 4 बार का भी इंटरेस्ट रेट कट करने की बात बोल सकते हैं। जी। तो ट्रम्प साहब अलाउ करेंगे उनको क्या, अगर वो करना चाहते हैं तो? इस पे मैंने हमारा सोचने का क्या फोरकास्ट है आपका? कि दोनों देखिए मेरे प्रणाली को में है, लगता वो है कुछ कि बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब जरूर ऐसा करेंगे क्योंकि उनको भी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कट हो। और हो सकता है कि वो ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि पोवेल को कि आपने बहुत डिले कर दिया इंटरेस्ट रेट कट करने में। तो हो सकता है कि इस बार वो इंटरेस्ट रेट करते करते हुए नजर आए और उनको अलाउ भी करेंगे इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। अच्छा है तो हो जाए तो अच्छा है। अनुज जी, एनी प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट वीक? अब एक और हफ्ता रह गया है अगस्त के लिए। क्या लगता है आपको, मार्केट ऐसे ही स्टेबल रहेगा कि डू यू अगेन एक्सपेक्ट एक करेक्शन आएगा बाजार में? देखिए हमें लगता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है। यहाँ पर सिर्फ एक कंसर्न है कि अभी बैंकिंग सेक्टर से अगर हम बोले बैंक निफ्टी से तो उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है निफ्टी के जी। मुकाबले। हम्म। जितनी स्पीड निफ्टी को मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है अभी। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की अगर सपोर्ट मिलता है तो निफ्टी को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इनिशियली हम टारगेट कर रहे हैं कि 25,250 के आसपास तक निफ्टी आ सकता है। और अगर 25,250 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है तो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 25,400 से लेकर 25,500 तक के लेवल आपको नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा बायस पॉजिटिव है निफ्टी को लेके और बैंक निफ्टी को भी लेके। हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट जो है अगले हफ्ते भी पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। बैंक निफ्टी में एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि एनपीएस का क्या पोजीशन है? एनपीएस इस क्वार्टर में बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या है उसकी पोजीशन? देखिए एनपीएस अगर आप देखेंगे तो बैंक वाइज अगर आप जाएंगे तो एनपीएस कम हुए हैं। जो परसेंटेज है वो एज कंपेयर कम हुआ है और जो रेशो है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी मैनेज होती हुई दिखाई दी है। तो एनपीए के फ्रंट पे भी हमने देखा है कि जो बैंक है, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे एचडीएफसी हो, सभी के यहाँ पे रेशो मेंटेन होते हुए दिखाई दिए। हालांकि अभी आईसीआईसी ने अपनी जो मिनिमम सेविंग लिमिट है वो इंक्रीज करी है। बट कहीं ना कहीं सभी बैंक आप उसकी तरफ नजर रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब एनपीएस की जो रेशो है वो यहाँ पर और मेंटेन होती हुई दिखाई देगी। और हम देखेंगे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर। पर बैंकों ने तो क्लाइंट्स के पास जाना ही छोड़ दिया है कि उनको वहां बैठे हुए पर्सन इंटरनेट से लोन दे रहे हैं सबको। देखिए टेक्नोलॉजी फाइनेंस का है कंपनी छोटी सिटी सी साहब। बजाज फाइनेंस, दूसरी कंपनियां कितनी टक्कर दे रही हैं उनको। यस। आपके ईमेल अकाउंट में आए होंगे 8-10 प्रपोजल, आपका 5 लाख सेंक्शन हो गया, आपका 10 लाख सेंक्शन हो गया। यस। उसमें पैसे मिल रहा है लोगों को। देख एयरटेल भी कर रहा है सर। एयरटेल का अगर आपके पास सिम है तो एयरटेल वाली मैसेज डाल देते कि आपका इतना का लोन सैंक्शन हो गया है, एयरटेल लोन। तो ये इससे रियल बढ़ावा आ रहा है कि ये सब नाटक है? देखिए एनबीएफसी का तो फायदा ही है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपको इमरजेंसी लोन चाहिए, अगर बैंक नहीं दे रहे तो आपको एनबीएफसी प्रोवाइड कर देती है। उनका हाईयर इंटरेस्ट रेट होता है। बट ये है कि इमरजेंसी के टाइम पे यू कैन टेक दिस लोन। उसको आप उस फंड को आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए ठीक है ये। तो 15-20 साल पहले तो बैंक वाले इतना मार्जिन रखते थे 4-5% का। आज वो 8 पे देता है, 8.5 पे दे देता है। जी जी जी। तो थिन मार्जिन आ गए हैं। यस। जैसे डी मार्ट वाला सामान उठाता है, आपको कम मार्जिन पे दे देता है, तो उसका बिक जाता है। तो ये पुराने बैंक के ये हाथी हैं जो ये इतने तैयार हैं घोड़े की तरह दौड़ने के लिए,
क्योंकि इनको कम्पीट करना पड़ेगा ना, बैंकों के एसेट्स बहुत हैं, यस। लेकिन वो हाथी है, उसको घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल, बैंक्स का रोल डिफरेंट है। बैंक्स आजकल जो टारगेट कर रहे हैं अपनी कासा रेशो पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं कि उनके जो कासा रेशो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले बैंक्स की कासा रेशो काफी हिट हुई थी। तो अब बैंक अगेन उस मोड में आ गए अपने ट्रेडिशनल वे में कि उनकी जो कासा रेशो है उसको मेंटेन करें, जिससे कि उनके पास जो सेविंग्स है वो वहां पर बढ़ती हुई नजर आए। तो उनका अभी मेन फोकस अपना क्लाइंट एक्विजिशन पे है, साथ साथ क्लाइंट का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो इंक्रीज करने में है, क्लाइंट की सेविंग बढ़ाने में है। तो क्लाइंट बैंक्स का फोकस उस तरफ में है। तो अभी मुझे लगता है कि जो बैंक्स हैं अपने थोड़े पुराने ट्रेडिशनल वे में आ गए हैं कि जहां पर वो क्लाइंट, जो इन्वेस्टर हैं, जो क्लाइंट है, उनका अकाउंट वहां पे मेंटेन करते हुए नजर आए, और उनको उनको बोले कि अपना अकाउंट में पैसा रखें, जिससे कि बैंक की कासा रेशो मेंटेन हो। जी जी। अनुज जी, बहुत बढ़िया बातचीत रही आज आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू। थैंक नमस्ते। यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू सर। नमस्कार।